हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। इसमें आप तभी वीडियो ओपन करेंगे जब आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख चुके हो। नहीं तो फालतू में ये वीडियो मत देखिए, फालतू टाइम मत लॉस कीजिए। ठीक, पहले आप उस वीडियो को देखिए, तभी आप इस वीडियो को आप ओपन करेंगे। ठीक, ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, इसके पहले के वीडियो में देखो सारी चीजें इसके पहले वाले वीडियो से लिंक होती हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, लाइक एज सिल्क क्लॉथ, और वहीं दूसरी बॉडी मान लीजिए ग्लास रॉड। दूसरी बॉडी मैंने क्या लिया था उस वीडियो में? ग्लास रॉड। तो मैंने बताया था कि सिल्क क्लॉथ जो होता है वो भी एटम से बनता है। और एटम के अंदर क्या होते हैं? ये छोटे छोटे एटम है सिल्क क्लॉथ के अंदर। ठीक, और ऐसे ग्लास रॉड के भी अंदर एटम है। ये ग्लास रॉड है। ठीक, जरूरी नहीं है दोनों में एटम का अमाउंट सेम हो। इसमें 100 हो सकते हैं, इसमें हो सकता है 80 हो, ऐसा भी हो सकता है। अब एक चीज बताओ, ये छोटे छोटे जो एटम्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को मैंने माइनस बोला था, प्रोटॉन को मैंने प्लस बोला था। ठीक, इलेक्ट्रॉन को मैंने माइनस बोला था, प्रोटॉन को प्लस बोला था। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। ये एटम, एक एटम के अंदर ये दोनों होते हैं। अभी जैसे मैंने एक एटम के अंदर एक माइनस बनाया, एक प्लस, जरूरी नहीं है मैं 2 माइनस 2 प्लस भी बना सकता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एटम के अंदर एक ही माइनस हो, एक ही प्लस हो, या एक ही इलेक्ट्रॉन हो या एक ही प्रोटॉन हो। ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, और भी हो सकते हैं। तो ऐसे ये बताओ, इस एटम के अंदर ये देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन होते जरूर नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ये देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और जितना माइनस उतना प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अच्छा, ऐसे इसमें भी बनाया था, ऐसे इसमें बनाया था। इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब फिर मैंने आपसे ये कहा था कि अगर इस ग्लास रॉड को, इसको, यही फिगर है इसका, इस ग्लास रॉड को अगर आप इससे रगड़ देंगे, रब्ड कर देंगे, तो क्या होता है? ग्लास रॉड से कौन, इलेक्ट्रॉन का वेट काफी हल्का होता है। माइनस का जो वेट होता है काफी हल्का होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जंप कर जाते हैं। मतलब यूं कहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रॉड से किस में चला जाएगा? सिल्क क्लॉथ में। जरूरी नहीं है सब चले जाएंगे, कुछ तो जाएंगे। तो सपोज कीजिए ये दोनों जो निगेटिव हैं ये चले गए इसमें। अगर ये दोनों निगेटिव इसमें चले गए तो आप बताओ, जाने से पहले की बात मैं अगर करूं तो देखो कितना माइनस है। 1 2 3 4 5 माइनस है, और प्लस कितना? 1 2 3 4 5 प्लस, तो 0 आ गया। दोनों को सॉल्व किया तो 0 आ गया। ये बॉडी अभी न्यूट्रल है, इसको कहते हैं न्यूट्रल बॉडी है। ये बॉडी अभी न्यूट्रल है। ठीक, ये बताओ, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, क्योंकि टोटल 2 माइनस है, 4 माइनस है, टोटल 4 माइनस है और 4 प्लस है, तब भी न्यूट्रल। लेकिन जब आप क्या करेंगे, इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब्ड कर देंगे, तो होगा ये कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर, यानी ग्लास रॉड से निकलकर किसमें चले जाएंगे? आप देखो मैं ले जा रहा हूं, ये दोनों माइनस जब इसमें जाएंगे तो अभी तक तो ये आंसर 0 था, लेकिन 2 माइनस एक्स्ट्रा जाएंगे तो यही 2 माइनस एक्स्ट्रा होंगे कि नहीं, आप बताओ। और इसमें बताओ, इसमें क्या होगा? इसमें ये दोनों माइनस जब चले जाएंगे तो प्लस कितने बचे? प्लस तो 4 ही है, माइनस 2 बचे। ये ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, और ये क्या है? सिल्क क्लॉथ। अब देखो ये बॉडी जो है सिल्क क्लॉथ -2, इस पे देखो निगेटिव हो गया ये, और ये बॉडी क्या हो गया? +4 -2 मतलब +2। मतलब एक बॉडी -2 हो गया और एक बॉडी हो गया +2।
इसका मतलब ये बॉडी, इसको कहते हैं, ये बॉडी जो है निगेटिव चार्ज हो गया। चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ही चार्ज कहते हैं, ठीक। तो ये बॉडी जो है निगेटिव 2 हो गया, निगेटिव 2e भी लिख सकते हो, e मतलब इलेक्ट्रॉन। आप सोचो, दिमाग लगाओ, इस पे कौन आया, तुम देखो, दो क्या इलेक्ट्रॉन आए ना, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखो 2e, समझ में आया कि नहीं। और आगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस नेचर का होता है, निगेटिव नेचर का होता है, इसलिए लगाया, ठीक। ऐसे ये बताओ ये क्या है, कोई पूछे तो आपको इसका आंसर ये कहना होगा +2p, कई लोग बोलते हैं, मतलब इस पे देखा जाए तो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया कि नहीं, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और वो किसके बराबर, 2 प्रोटॉन के बराबर। समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जंप करे और दूसरे बॉडी में जाए, तो जैसे इस बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो ये -2 बना और वो +2 बना। मतलब अगर ये -3 बना होता तो वो +3 बनता, अगर ये -10 बना होता तो वो +10 बनता। इसका मतलब एक बॉडी जितना निगेटिव बनेगा, दूसरा बॉडी उतना पॉजिटिव बनेगा। ये रूल कॉपी में नोट करें। अगर 2 बॉडीज को आप रब्ड करते हैं तो एक बॉडी जितना निगेटिव बनेगा, दूसरा उतना पॉजिटिव। डायरेक्ट आंसर आपको देना है। When 2 bodies are rubbed to each other, then one body, if same amount of negative charge, then one body is same amount of negative charge, then other body will also have same positive charge. मतलब जितना एक बॉडी निगेटिव चार्ज हासिल करेगा, उतना ही दूसरा बॉडी उतना ही पॉजिटिव चार्ज हासिल करेगा, ठीक। अब थोड़ा आगे की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक चीज मुझे ये बताओ, अगर आपसे कोई ये कह दे, ठीक, अगर आपसे कोई ये कह दे कि ठीक है, अच्छी बात है, ये बॉडी निगेटिव चार्ज हो गया, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर हम आपसे ये कह दे कि इलेक्ट्रॉन को माना कि निगेटिव प्रॉपर्टी का माना जाता है, माना कि इलेक्ट्रॉन किस प्रॉपर्टी का होता है, निगेटिव प्रॉपर्टी का होता है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे ये बताओ इस बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो आप आंसर कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। कोई पूछे इस पे क्या, तो आप कहेंगे 2 प्रोटॉन। ये कोई पूछे क्या, तो आप ये क्या बता रहे हो, ये बता रहे हो अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब आप बता रहे हो इस पे कितना चार्ज आया, यही तो बता रहे हो। 2 इलेक्ट्रॉन के जाने से यही तो चार्ज आया, 2e, e मतलब इलेक्ट्रॉन और 2 मतलब 2 ही तो गए इस पे। ये अमाउंट ऑफ चार्ज बता रहे हो, ठीक। वो बात अलग है कि ये निगेटिव है। ऐसे अगर ये पूछे कोई तो क्या बताओगे, अमाउंट ऑफ चार्ज, ये भी अमाउंट ऑफ चार्ज, लेकिन इसका आंसर कितना है, +2p। तो अभी तुम कहोगे सर इसके आगे माइनस लगाएंगे, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बता रहा हूं, चलो। अच्छा एक चीज बताओ डियर स्टूडेंट, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन गए तो ठीक है, इस पे चार्ज का अमाउंट 2e के बराबर है। ये माइनस को ही e बोलते भाई साहब, चाहे माइनस लिखो चाहे e लिखो, बात एक ही है, ठीक। और इस पे बताओ क्या, इस पे चाहो तो तुम 2+ लिखो या 2p लिखो, बात वही है, ठीक। अच्छा एक चीज ये बताओ डियर स्टूडेंट, अगर हम आपसे ये कह देते हैं ठीक है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 को 2 हो गए, यहाँ 2 को मैंने 2 लिख दिया, लेकिन अगर आपसे कोई कह दे इलेक्ट्रॉन निगेटिव कैरेक्टर का होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन निगेटिव कैरेक्टर का होता है। वो मैं भी मानता हूँ कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव कैरेक्टर का होता है, लेकिन कोई पूछे कितना निगेटिव होता है, तब आप कैसे बताओ, कोई पूछ सकता भाई। चलो निगेटिव माना निगेटिव है, हमने आपसे कहा आप एग्जाम में 10 मार्क्स पाए थे 15 में, आप 15 में 10 मार्क्स पाए, मैंने आपसे कह दिया कि एग्जाम में आपके निगेटिव मार्क्स कुछ कट गए, मतलब समझ रहे हैं, मतलब जितना आप पाए थे 10 नंबर उसमें से कुछ निगेटिव हो गया, तो आप पूछेंगे ना मुझसे सर कितना निगेटिव हो गया, पूछेंगे कि नहीं। ऐसे अगर आपसे कोई ये कह दे कि इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव होता है तो कितना निगेटिव होता है, भाई -1 होता है या -2 होता है या -3 होता है, उस पर भी तो कुछ निगेटिव, कितना निगेटिव में तो बहुत सारे निगेटिव, -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है। तो आपको यही याद करना है, यही मैं आपको बताना चाहता था। नोट करो कॉपी में, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। कोई आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है,
तो आप जानते हो ना, एक इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज कैसा होता है बताओ? निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात तुम कर रहे हो, वो कैसा होता है? निगेटिव। समझ में आया कि नहीं? यही मैं बताना चाहता, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है। कितना होता है वो वैल्यू तुम्हें याद करना, नोट करो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। ठीक, और वहीं अगर आपसे कोई पूछे प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, कितना पॉजिटिव होता है, तो ये भी नोट करो कॉपी में, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, वो यही आंसर रहेगा, बस प्लस में रहेगा। ठीक, चार्ज को एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसका नाम कूलॉम था, इसीलिए उसी के नेम पे ये पड़ गया। ठीक, ये साइंटिस्ट का नेम है कूलॉम, उसी ने ये बताया। ठीक, अच्छा, जितना इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है उतना प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, वैल्यू सेम होती है, बट निगेटिव और पॉजिटिव का बस फर्क होता है, एक निगेटिव होता है तो दूसरा पॉजिटिव होता है। अब थोड़ा आगे की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक चीज बताइए, अभी मैं आपसे पूछूं अमाउंट ऑफ चार्ज इस बॉडी पे कितना आया, तो आप कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आया, वही मैंने लिखा है। अब आप एक चीज ये बताओ, अब तो तुम्हें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, निगेटिव होती है कितनी, बताओ? इतना। ठीक, इतना कूलॉम, कूलॉम को C भी लिख सकते हैं। आगे बताइए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? -3.2 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक, ये अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक, इस पे चार्ज का अमाउंट है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये बताओ, ये ग्लास रॉड जो है इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज बताओ, तो आप कितना बताएंगे? 2/2 हो गया। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? वही सेम टू सेम आंसर, 1.6 × 10⁻⁻19 C, मतलब कूलम। तो ये आंसर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आएगा। बस ये आंसर पॉजिटिव, ये आंसर निगेटिव। इसका मतलब सिल्क क्लॉथ इतना कूलम का निगेटिव चार्ज है, और वही ग्लास रॉड इतना ही आंसर आया है, बट कैसा? पॉजिटिव। समझ में आया? अच्छा डियर स्टूडेंट, ये चीज मैं आपको बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। क्या चीज? अभी कई लोगों से पूछो, ये वैल्यू जो है आपके सामने जो लिखी है, ये वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव है? ये वैल्यू ऐसे कहीं लिखी है, निगेटिव है या पॉजिटिव है? तो कई लोग कहते हैं निगेटिव आंसर। भाई ये निगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव आंसर। देख लो कैसे। मैथ्स पढ़ते हो, 10 की पावर -1 का मतलब होता है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, 10 की पावर पॉजिटिव। 1.6 10 की पावर 1 का मतलब 10। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निगेटिव आ जाएगा? नहीं भाई, ये आंसर 0.16 आएगा। तो कहाँ निगेटिव आंसर? निगेटिव तो तब होता है जब हम आगे क्या लगाते हैं? माइनस। आगे माइनस लगाने से आंसर निगेटिव होता है। पावर से निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। पावर को तो हम नीचे ले जाके पॉजिटिव बना सकते हैं, ये बहुत जरूरी, कई लोग गलती करते हैं। अभी मैं पूछूं ये आंसर निगेटिव है या पॉजिटिव, तो पावर को मत ध्यान देना, पावर से नहीं मतलब होता। आगे निगेटिव लगा है तो ये आंसर निगेटिव है। इसीलिए तो मैंने बोला था कि इस जो आपका यहाँ सिल्क क्लॉथ था उस पे आंसर कैसा आ रहा है, देखो निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब सिल्क क्लॉथ पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज था वो निगेटिव था, और वहीं अमाउंट ऑफ चार्ज जो ग्लास रॉड में था वो पॉजिटिव, क्योंकि देखो पावर से मतलब नहीं होता, आगे देखो प्लस लगा है, इसका मतलब ग्लास रॉड पॉजिटिव, वहीं सिल्क क्लॉथ निगेटिव। अब इसी बात पे इसी को हम लोग एक फार्मूले के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो इसी ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पर अगर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन जंप किए होते, तब आप इस पे कितना निगेटिव बोलते? तब 6e बोलते। उस पे कितना पॉजिटिव बोलते? डायरेक्ट मैंने बोला एक जितना निगेटिव बनेगा दूसरा उतना पॉजिटिव बनेगा। देख लो दोनों आंसर सेम है, इसका बस आंसर जितना आएगा उसका भी वही आएगा, बस एक के आगे माइनस तो दूसरे के आगे प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है दूसरे में, तो जिस पे जाएगा उसको निगेटिव बना देगा, और जिसमें से निकलेगा उसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक, अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इसी से कह दूं 6 इलेक्ट्रॉन जंप किए, तब आप इस पे कितना चार्ज बताते हैं अमाउंट ऑफ? तो 6e के बराबर। इसको सॉल्व करते तो आप बताओ e की वैल्यू कितना रखते हैं? -1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व कर देते आंसर आ जाता। ऐसे इस पे पूछता कितना पॉजिटिव है, तो बस सीधी सी बात है 6p करते, उसके बाद 6
P की वैल्यू वही 1.6 × 10⁻⁹ बस सॉल्व कर दे, ये आंसर पॉजिटिव आता है, आंसर नेगेटिव आता है। कुल मिला के ये देखना जरूरी है कि एक बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे में जा रहे हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहे हैं तो आप यहाँ पे 10 ई बोलेंगे। अगर 20 इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहे हैं तो आप 20 ई बोलेंगे। अगर 30 इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से जंप करके सिल्क क्लॉथ में जा रहे हैं तो आप 30 ई बोलेंगे। वहीं दूसरे पे आप 30 पी बोलेंगे। दोनों आंसर सेम मैग्नीट्यूड वैल्यू है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, बट निगेटिव और पॉजिटिव का दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो आपसे कोई पूछे एक बॉडी जितना निगेटिव है तो दूसरा बिना सोचे कहो उतना ही पॉजिटिव। अब इसी बेसिस पे हम लोग एक फार्मूला बना देते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे किसी भी बॉडी पे चार्ज का फार्मूला क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग कहते हैं N × E। याद है, अमाउंट ऑफ चार्ज का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग N × E कहते हैं। अब आप कहोगे N क्या है सर, तो मैं कहूंगा भाई N तो वही एक चीज है जिसको आप चेक करना चाहते हैं। मतलब जो आप नहीं चेक करते हैं कि एक बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे पर कूदे हैं, जंप किए हैं, वही है। अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन जंप किए हैं तो आप N के प्लेस पे 10 रख दो। अगर 20 जंप किए हैं तो N के प्लेस पे 20 रख दो। अगर 30 जंप किए हैं तो N के प्लेस पे 30 रख दो। और E की वैल्यू तो आपको रटी होगी 1.6 × 10⁻⁹। अब बात किया जाए तो चार्ज का जो आंसर आता है अमाउंट का, आपने देखा कभी निगेटिव आता है तो कभी पॉजिटिव आता है। आपने दोनों आंसर देखो, यहाँ निगेटिव आंसर आया अमाउंट ऑफ चार्ज सिल्क क्लॉथ पे और वहीं ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आया है। तो ये आंसर दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इसलिए बुकों में देखोगे तो आंसर ये जो फार्मूला होता है उसमें प्लस भी लगा होता है, माइनस भी लगा होता है। समझ में आया? इस फार्मूले में प्लस लगा होता है, माइनस लगा होता है। अगर आपको पहले से पता है कि इलेक्ट्रॉन, मान लो अगर आपको पहले से पता है कि मान लो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में जा रहे हैं, सिल्क क्लॉथ में जा रहे हैं। ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जंप करके सिल्क क्लॉथ में जा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट यही फार्मूला यूज कर लीजिए। अब जैसे मैंने आपसे कह दिया कि ग्लास रॉड से 4 इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चले गए, सिल्क क्लॉथ में चले गए। और फिर मैंने आपसे पूछ लिया फर्स्ट पार्ट, मैंने सुन लो क्वेश्चन क्या बोला है, 4 इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ, देन कैलकुलेट। आपसे कैलकुलेट करने को मैंने कहा, क्या कैलकुलेट करने को कहा, चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ। मैंने आपसे पूछा सिल्क क्लॉथ पे कितना चार्ज होगा, तो आप डायरेक्ट यही फार्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे? यही। अब आप बताओ इसमें प्लस माइनस में क्या यूज करोगे? तुम तो जान रहे हो ना कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे गए और हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ। आपको जब पता है कि हमसे सिल्क क्लॉथ पे चार्ज पूछ रहा है तो आपको इतना भी तो पता होना चाहिए कि सिल्क क्लॉथ किस कैरेक्टर का होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा है तो किस कैरेक्टर का होगा, पॉजिटिव का तो होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस पे जाता है उसको क्या बना देता है, नेगेटिव। तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, प्लस वाला या माइनस वाला? माइनस वाला, माइनस N × E। समझ में आया कि नहीं? और बार बार जो आप चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ लिखते हैं ना, तो आपको मैं बता देता हूं कि चार्ज को नोट करने का एक वर्ड होता है जिसको हम लोग कैपिटल Q भी कह सकते हैं, कहीं कहीं स्मॉल q भी होता है। तो चार्ज को किस वर्ड से डिनोट करते हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज कोई पूछे, अमाउंट ऑफ चार्ज को किस वर्ड से डिनोट करते हैं? इसका आंसर Q से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब इसका फार्मूला डायरेक्ट -N। मान लो अगर 4 लोग जंप किए हैं तो 4 रख दो इनटू। अभी कुछ लड़के कहेंगे सर आपने E की वैल्यू बताई है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो मैं कहूंगा जब तुमने पहले से माइनस यूज कर लिया है, तुम्हें पहले से भविष्यवाणी पता था कि सिल्क क्लॉथ कैसा है, नेगेटिव है, तो फिर भी तुम यहाँ नेगेटिव लगाओगे। एक बार तो तुम पहले से बोल के आ रहे हो कि सिल्क क्लॉथ नेगेटिव बन गया है। जब तुमने पहले ही बोल दिया सिल्क क्लॉथ नेगेटिव है, तब आप यहाँ नेगेटिव नहीं रखोगे। याद रहे, अगर आप फार्मूले में पहले से प्लस और माइनस लेके चल रहे हो तो आप सीधे E की वैल्यू क्या रखोगे, 1.6 × 10⁻⁹। इसमें आप प्लस और माइनस का यूज नहीं करेंगे। याद रहे, अगर आपने पहले से प्लस माइनस का यूज फार्मूले में किया है तो आप इस E की वैल्यू को रखते समय प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे।
अब वही आंसर, अब आप देख लीजिए ये आ जाएगा -6.4 × 10⁻⁹ कूलम। इसका मतलब सिल्वर ग्लास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और वहीं अगर आपसे पूछता ग्लास रॉड कैसा है, तो वही आंसर बस क्या बता देते, पॉजिटिव में बता देते, काम खत्म हो जाता, सीधी सी बात। तो कुल मिला के अगर आपसे कोई ये कह दे कि अमाउंट ऑफ चार्ज का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे Q ± N। ये आंसर किस में आएगा, कूलम में आएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक। अच्छा, एक चीज और, अगर आप इसी हेडिंग को एक नाम से भी जानते हैं, इसी हेडिंग को हम लोग एक नाम से भी जानते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस हेडिंग का नाम। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, एक चीज मैं बता देता हूं, आप किसी बॉडी पे जब चार्ज बताते हो तो चार्ज को तो Q से डिनोट करते हो, और जब उसका फार्मूला लगाते हो तो आप क्या देखते हो, बताओ इसमें N क्या है, बताओ N क्या है। N यही तो है, बताता है कि 1 इलेक्ट्रॉन जंप किए या 2 इलेक्ट्रॉन जंप किए या 10 जंप किए या एक भी नहीं जंप किए, यही तो बताता है। इसका मतलब N का जो आंसर है या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, तो 3 हो सकता है, तो 4, ऐसे डॉट डॉट इंटीजर ही तो हो सकता है। तो N जो है यहाँ पे, वेयर N जो है क्या है बताओ, N इज एन इंटीजर। N क्या है, इंटीजर। अगर 1 इलेक्ट्रॉन जंप किया तो आप 1 रखोगे, अगर 2 जंप किया तो आप 2 रखोगे, 3 जंप किया तो 3 रखोगे। और E की वैल्यू तो आप जान ही रटी है 1.6 × 10⁻⁹, और आप सॉल्व करके आंसर बता देते हैं। तो कुल मिला के किसी भी बॉडी पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है यानी Q, उसको कैसे बताते हैं, ये तो कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यही तो होती है इसकी वैल्यू। और इसको कहते क्या है, ये कूलम जो होता है ये वैल्यू क्या है, कोई पूछे E का मतलब क्या है, ये जो होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, अभी बताया था ना। इसको क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, समझ में आया कि नहीं। अगर 10 लोग कूदे हैं तो 10 लोग जंप किए हैं तो 1 पे जितना चार्ज होता है उसमें 10 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, सीधी सी बात है। अगर 20 जंप किए हैं तो 1 पे जितना चार्ज होता है उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। तो कुल मिला के सीधी सी बात करो, इसको कहते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, और ये जो है इंटीजर है, मतलब बताता है कितने इलेक्ट्रॉन जंप किए। तो सीधा डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि Q का डेफिनेशन जो है अमाउंट ऑफ चार्ज को कैसे बताते हैं, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि दी चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है इज कितना होता है, इंटीग्रल, ये इंटीजर है ना, इंटीग्रल मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, ये भी तो शामिल है, जिसको क्या बोलते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो कई बार पेपर में यही ऐसे आ जाता है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आपको यही डेफिनेशन लिख के आनी है, समझ में आएगी नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है मल्टीपल, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है मल्टीपल, समझ में। किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना आता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज आता है उसका मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, N जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक। तो कुल मिला के ये हमारा फार्मूला था डियर स्टूडेंट, ठीक। अब एक चीज और, अगर मान लीजिए हम आपसे कह दें एक बॉडी A एक बॉडी B, दोनों को ईच अदर रब्ड किए हम, और बॉडी B से 7 इलेक्ट्रॉन जंप करके बॉडी A पर आ गए, बॉडी B से 7 इलेक्ट्रॉन निकल कर किस पे आ गए, बॉडी B पे, और नहीं बॉडी B से 7 इलेक्ट्रॉन निकल के बॉडी A पे आ गए। मैंने पूछा कि बॉडी A पे चार्ज बताओ, चार्ज ऑन बॉडी A, तो कैसे बताओगे बताओ, तो सीधा फार्मूला लगाओ, कौन सा, तुम्हें पता होना चाहिए। फार्मूला लगाते समय ये फार्मूला पहले लिख लो, इतना तो कर सकते हो ना। अब तुम्हें पूछा है A के लिए, सोचो दिमाग लगाओ, A नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा है ना, तो बताओ कैसा बनेगा, नेगेटिव। आप तब उसमें करेक्शन करके ऐसे करेंगे, समझ में आया कि नहीं। और वहीं उसके लिए पूछते तब पहला लाइन तो लिख सकते हो। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहे हैं,
तो ये नेगेटिव तो वो क्या बनेगा पॉजिटिव, तो आप प्लस एन लगाओगे। अब बस काम क्या करना है, माइनस को माइनस, n के प्लेस पे 7 रखो, e की वैल्यू आप जान ही रहे हो, काम खत्म। इतना कूलम ऐसे उसके उतना पॉजिटिव। ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं डियर फ्रेंड, आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक, इसका आंसर आप लगा के लाएंगे। ठीक, लिखो क्वेश्चन, when plastic rod is rubbed with कैट फर। कैट फर का मतलब होता है बिल्ली की, जो बिल्ली देखे हो ना, बिल्ली के ऊपर का हिस्सा जो होता है थोड़ा सा कभी टच किए हो, उसी को कैट फर कहते हैं। प्लास्टिक रॉड को तुम्हें बिल्ली से रगड़ना, बिल्ली जहां मिले तो वहां रगड़। ठीक, when plastic rod is rubbed with cat fur, then 100 electron transferred from cat fur to plastic rod। ठीक, then calculate आज से कैलकुलेट करने को कहता है। फर्स्ट पार्ट, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लास्टिक रॉड। सेकेंड पार्ट, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैट फर। और वहीं थर्ड पार्ट जो है क्या पूछता है, इज वेट इफेक्टेड। आपसे पूछ रहा क्या वेट पे इफेक्ट पड़ेगा दोनों के। भाई इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है ना, तो जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जंप करेगा तो जरूर बॉडी के वेट पे हल्का, बहुत हल्का, तुम्हें पता नहीं चलेगा लेकिन इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो आप बताओ, आप कमरे से निकल रहे हो, किसी चीज में से निकल रहे हो, किसी बेंच पे खड़े हो और बेंच से कूद जाओ तो क्या बेंच के वेट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? जब थे तो ज्यादा वेट था और जब नहीं हो तो कम वेट है। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर आप यस लिखेंगे। अच्छा, कौन ज्यादा वेट का होगा, कौन कम वेट का? इलेक्ट्रॉन किस से किस पे जा रहे हैं बताओ? कैट फर से किस पे जा रहे हैं? प्लास्टिक रॉड पे ना। कैट फर से किस पे जा रहे हैं? प्लास्टिक रॉड पे। तो आप बताओ कैट फर से किस पे जा रहे हैं? प्लास्टिक रॉड पे। तो ये वेट ज्यादा होगा, इसका वेट कम होगा। हालांकि वेट जो है आप आंसर में ऐसे लिखेंगे, द वेट इज स्लाइटली इफेक्टेड। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। वेट जो है स्लाइटली इफेक्टेड, बहुत थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। प्लास्टिक विल बी हाई वेट एंड कैट फर विल बी लो वेट। प्लास्टिक जो उसका हाई वेट होगा, कैट फर का लो वेट। तो तब तक के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही, फिर मेरा नेक्स्ट क्लास कल रहेगा। ठीक, तब तक के लिए बाय।